चलिए आज हम ले रहे हैं चैप्टर गति के नियम। गति के नियम या लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम बात करेंगे न्यूटन्स के तीनों लॉ की। न्यूटन, आइजैक न्यूटन, जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, एक प्रसिद्ध साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जिनका जन्म 4 जनवरी 1643 से इनका जीवन का कार्यकाल 31 मार्च 1727 तक रहा। और न्यूटन्स के जो तीनों नियम हैं ये इनकी एक फेमस बुक प्रिंसिपिया से लिए गए हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एक बार मैंने देखा नीट में एक सवाल मेंडलीफ को लेके आया था कि मेंडलीफ ने किस सन में अपने फेमस मटर के नियम किस सन में वो प्रयोग किए थे, इसलिए मैं थोड़ी सी जानकारी इसको दे देता हूँ। चलिए अब इसको मैं बस एक चीज़ याद रख लेना, कौन सी बुक से नियम आए थे, प्रिंसिया से आए थे। उनका लाइफ का जो पीरियड था 1643 से 1727 तक का था, इंग्लैंड से थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, वापस इसी टॉपिक पे आ जाते हैं, लॉज ऑफ मोशन पे। कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट प्रकृति में 2 अवस्था में होते हैं। कौन कौन सी अवस्था होगी? पहली विराम या रेस्ट की, विराम अर्थात रेस्ट। सेकंड गति, सेकंड गति अर्थात मोशन, सेकंड गति अर्थात मोशन। ये एक्चुअली एक रिलेटिव अवस्था है, एक एब्सोल्यूट अवस्था नहीं है। इसका मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ कि सपोज हम ट्रेन में बैठे हैं, जब हम ट्रेन के अंदर होते हैं, ट्रेन गति में रहती है, मोशन करती रहती है, हम भी उसके अंदर रहते हैं। सामने खिड़की से बाहर आप पेड़ पौधे और बाकी नज़ारे देखते हो तो वो आपको चलते हुए प्रतीत होते हैं, पर एक्चुअली में मोशन किस में हो रहा है? आपकी ट्रेन में हो रहा है। पर आपकी गति ट्रेन के सापेक्ष नहीं नज़र आती, आप ट्रेन में चलते हुए नहीं दिखते हो। आप ट्रेन मतलब आप क्योंकि ट्रेन के अंदर हो, आपकी स्थिति ट्रेन के सापेक्ष रेस्ट की है, लेकिन जो सामने से बाहर से आदमी दिख रहा है उसको आप भी चलते हुए दिख रहे हो और उसको ट्रेन भी चलती हुई दिख रही है। तो ये तो हो गया इन दोनों का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। प्रकृति में यदि हम गति कर रहे हैं या स्थिर अवस्था, दोनों कोई भी अवस्था की है, रेस्ट की अवस्था है और मोशन की है, ये जब तक चेंज नहीं होगी जब तक कोई बाहरी फोर्स या बल उस पर अप्लाई ना किया जाए, कोई बाहरी फोर्स या बल उस पर अप्लाई ना किया जाए। सपोज एक सरफेस ले लो, समतल, जो कि फ्रिक्शनलेस है, वहाँ पे इसके सरफेस पे कोई भी घर्षण या फ्रिक्शन नहीं है, उस पर कोई बॉल लुढ़क रही है, तो ये तब तक चलती रहेगी जब तक इस पर कोई बाहरी फोर्स इसको रोकने के लिए नहीं लगाया जाए। इस तरह की कंडीशन एक्चुअली काल्पनिक है, होती नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी सरफेस बनाना किसी एक हद तक पॉसिबल नहीं है जिसमें घर्षण ना हो। अब हम आते हैं, ये तो हो गया एक कंडीशन कि यदि आप विराम अवस्था में हो या रेस्ट गति की अवस्था में हो, तो आपकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए एक जो कारक कार्य करता है उसको बाहरी कारक कार्य करेगा, उसको बल बोलेंगे। कंडीशन 3, अब इसका एग्जांपल और दे देता हूँ। सपोज आपने एक बॉल लुढ़का दी, एक बॉल मूवमेंट कर रही है, अभी ये स्थिर है, ठीक है, अभी ये स्थिर है, अभी स्थिर है, अभी इसमें सीधे यहाँ पे सरफेस पे रखी हुई है, सभी सीधे ये सरफेस पे रखी हुई है। अगर मुझे इसको थोड़ा सा लुढ़काना है तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे थोड़ा सा फोर्स लगाऊंगा, उसके बाद इसका धीरे 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 यहाँ पे ऐसे ये मूवमेंट ऐसे एरो के में चालू हो जाएगा। सेकंड कंडीशन है, अगर ये थोड़ा आगे गई और मुझे इसको रोकना है, मैं यहाँ पे इसको बल लगा के वापस पकड़ लूँगा तो ये यहाँ पे स्थिर हो जाएगी। तीसरी एक कंडीशन और होती है कि जैसे सपोज गीली मिट्टी या आजकल जो बच्चों के खिलौने आ रहे हैं वो क्ले ले लो, क्ले का कोई भी आप एक गोला बना लो, अगर मैं इसको दोनों हाथों से दबा दूंगा तो वो क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा।
लेकिन कब होगा? जब मैंने उसको अपने दोनों हाथों से दबाया। मतलब किसी भी वस्तु की गति, विराम या उसकी आकृति अर्थात उसके शेप को बदलने के लिए जो बाहरी कारक है बल, उसकी आवश्यकता होती है। ये बेसिक चीज़ है। बल, इसके अलावा भी बहुत सारे बल होते हैं, फोर्सेस होते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, ये भी एक बल है, मैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्सेस। थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको। मैग्नेटिक फोर्स क्या है? चुंबकीय बल। इसे हम अभी 12th के सिलेबस में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि कोई भी दो चुंबक पास में लाते हैं तो उनके बीच एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने लगते हैं, अट्रैक्शन होने लगता है। दूसरा होता है न्यूक्लियर फोर्सेस। किसी भी एटम के अंदर ऐसे फोर्स जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखते हैं या इलेक्ट्रॉन को उसकी कला में घूमने देते हैं, वो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। आपने देखा होगा कुछ कॉइल्स पे छोटे छोटे साइंस के बच्चों के इक्विपमेंट भी आ रहे हैं लैब में। आपने देखा होगा कि किसी कॉइल में जब करंट का प्रभाव करते हैं तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है। आपको 12th के सिलेबस में पढ़ाऊँगा भी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये विद्युत मैग्नेट है, ये स्थिर विद्युत फोर्स है। और सबसे ज़्यादा जिससे आप फेमिलियर हो, जिसके जानकार हो, वो है ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण। चलिए अब हम इस चैप्टर के मेन पॉइंट पे आते हैं। इनर्शिया। मैं आपको ये सब चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूटन के तीनों नियम इन्हीं पे डिपेंड है। इनर्शिया मतलब होता है जड़त्व, हिंदी में जड़त्व, इंग्लिश में इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, यदि कोई वस्तु किसी टेबल पे, सपोज ये पुस्तक किसी टेबल पे रखी हुई है, ये जब तक टेबल पे रखी रहेगी जब तक कोई बाहरी फोर्स इसको उठाएगा नहीं या खिसकाएगा नहीं। सेम एज कोई बॉल है, वो किसी सरफेस पे रखी है, ये जब तक रखी रहेगी, जब तक मूवमेंट चालू नहीं करेगी, जब तक कोई बाहरी फोर्स इस पे लगेगा नहीं। तीसरा है, जब तक कोई वस्तु स्थिर रहेगी, जब तक कोई बाहरी फोर्स ना लगे, और जब तक गतिमान रहेगी, जब तक कोई बाहरी फोर्स उसको रोकने के लिए अप्लाई ना किया जाए। इनर्शिया दो तरह का होता है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और इनर्शिया ऑफ मोशन। थोड़ा सा डिटेल में मैं इसको बता दे रहा हूँ। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है, सपोज बॉल, वो जब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक हम इसको बाहरी फोर्स से धक्का नहीं देंगे या लुढ़काएंगे नहीं। सेकेंड, इनर्शिया ऑफ मोशन, कोई वस्तु यदि फ्रिक्शनल लेस सरफेस पे गति कर रही है तो वो जब तक गति करती रहेगी जब तक एक बाहरी फोर्स लगा के उसको स्टॉप ना किया जाए। एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूं आपको। सपोज आपने एक गिलास लिया, ये गिलास है, ठीक है। गिलास के सरफेस पे आपने एक कॉइन रख दिया। अब आप क्या करते हो, ऐसे उंगली से गिलास में कार्ड पे, ये ताश का पत्ता, ये कार्ड है, प्लेइंग कार्ड है, उसको आप ऐसे मारते हो तो क्या होता है, ये आपने करके भी देखा होगा कि ताश का पत्ता तो बाहर निकल जाता है लेकिन ये कॉइन गिलास के अंदर आ जाता है। ये इनर्शिया, ये जड़त्व का एक प्रयोग है। क्योंकि होता क्या है कंडीशन, जब हम इसको फोर्स अप्लाइड करते हैं, ताश तो गतिमान अवस्था में आ जाता है लेकिन जड़त्व के कारण ये इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें गति नहीं आती और कॉइन ग्लास के अंदर आ जाता है। सेम एस जब आप बंदूक की गोली चलाते हैं किसी कांच में, यदि एक कांच की दीवार है
कांच की दीवार है और यहाँ से बंदूक की गोली अप्लाइड की जाती है। होता क्या है, बंदूक की गोली तेज़ी से जाती है और यहाँ जितना बड़ा गोली का साइज होगा उसी डायमीटर का छेद करके लगभग आगे निकल जाती है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है बंदूक की गोली में। जब बहुत ज़्यादा फोर्स से वो कांच से टकराएगी तो जितने पार्टिकल्स सामने इसके आ रहे हैं कांच के, वो सभी इसके साथ, इसकी गति के साथ आगे चले जाते हैं और बाकी जगह सिर्फ होल्ड रह जाता है, कांच चटकता नहीं है। क्योंकि बाकी इसके अलावा जितने भी आसपास के इसके पार्टिकल्स हैं वो इनर्शिया के कारण स्थिर अवस्था में ही रह जाते हैं। चलिए अब हम आते हैं ये बेसिक समझाने के बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। मैंने आपको अभी जड़त्व के बारे में या इनर्शिया के बारे में इसलिए इतना डिटेल में बताया क्योंकि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग कोई भी वस्तु यदि रेस्ट की कंडीशन में है या मोशन की कंडीशन में है तो तब तक वो स्थिर रहेगी या गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इसको न्यूटन का प्रथम नियम या लॉ ऑफ मोशन कहा जाता है। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में चल रही है तो तब तक वो चलती रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो तब तक वो आगे की ओर मूवमेंट नहीं करेगी जब तक उसमें कोई बाहरी फोर्स न अप्लाई किया जाए। ये चीज़ याद रखने बाद लायक है, ये वाली याद रखना कि लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा नियम है, ये न्यूटन का फर्स्ट नियम है। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की, यानी कि संवेग। अच्छा, एक प्रैक्टिकली बात ध्यान देने योग्य है। सपोज आप दो बॉल ले लीजिए, पहली बॉल और दूसरी बॉल। पहली है प्लास्टिक की, सेकंड है आयरन की। ठीक है, इसका मास ले लो m1, इसका मास ले लो m2, इसका मास ले लो m2। अब इसके बाद यदि आप इसको एक फोर्स लगाते हो F1 मान लो और आयरन वाले को फोर्स लगाते हो F2, प्लास्टिक की बॉल को खिसकाने के लिए या उसको गति की अवस्था में लाने के लिए, गति भी मान लेते हैं, सपोज इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं फोर्स लगाने के बाद v1 और इसके लिए v2। आप ये चीज़ बताइए कि प्लास्टिक की बॉल और आयरन की बॉल, प्लास्टिक की बॉल का वेट है m1, आयरन की बॉल का वेट है m2। ठीक है, जब हम फोर्स F1 लगाएंगे तो प्लास्टिक की बॉल रखना चालू करेगी, उसमें वेलोसिटी आएगी v1 और आयरन की बॉल में वेलोसिटी आएगी v2। अब एक ये चीज़ आप सोचिए कि किस बॉल को गति में लाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि आयरन की बॉल को गति में लाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। सोचिए ऐसा क्यों होगा। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ इसी पे डिपेंड है। इस प्रकार भारी वस्तु को वेलोसिटी देने के लिए या गति में लाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, हल्की वस्तु को गति में लाने के लिए कम फोर्स लाना पड़ेगा। इस प्रकार गति की मात्रा यानी क्वांटिटी ऑफ मोशन, गति की मात्रा या क्वांटिटी ऑफ मोशन डिपेंड करेगी उसके द्रव्यमान और वेलोसिटी पे। किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, इसलिए किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन या गुणनफल को उसका संवेग बोलते हैं P=mv। संवेग एक सदिश राशि है, v भी सदिश राशि है, देयरफॉर P=mv का फॉर्मूला हो गया संवेग। इसको हिंदी में बोलते हैं संवेग और इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। इसकी यूनिट क्या होगी?
इसकी यूनिट होगी, P की यूनिट क्या है, इसकी यूनिट होगी द्रव्यमान इंटू वेग या वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी की यूनिट। ठीक है, द्रव्यमान की यूनिट क्या है m, वेग की यूनिट क्या होती है दूरी डिवाइड बाय समय, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, L अपॉन टी। देयरफॉर इसकी यूनिट हो गई या डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml t-1 और यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए संवेग कंप्लीट हो गया। अब इसमें ये चीज़ क्लियर होगी P इक्वल टू mv, P सदिश राशि है, v भी सदिश राशि है, यूनिट हो गई उसकी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ml t-1। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको याद रखिए, ये कभी कभी कम नंबरों में आ सकता है, संवेग का डायमेंशनल फॉर्मूला ml t-1 और इसकी यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। चलिए इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब मैं छोटी सी दो कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं। यदि दो वस्तुएं समान वेग से चल रहे हैं, एक वस्तु ये ले लो, इसका मास है m1, ठीक है, और वेलोसिटी है v। इसको फिर से कर लेता हूं मैं। इसका मास जो है, फिर से मान लेता हूं, दो वस्तुएं हैं, इसका मास है कैपिटल M, ये ज़्यादा भारी है, और इसकी वेलोसिटी है v, स्मॉल v। दूसरी एक वस्तु है, उसका मास है स्मॉल m और उसकी भी वेलोसिटी है v। दो वस्तुएं हैं, दोनों का वेलोसिटी समान है। इसके लिए संवेग क्या होगा, mv इक्वल टू p1 और इसके लिए होगा m इंटू v इक्वल टू p2। अब इसमें एक कंडीशन मानते हैं कि दोनों वस्तुओं का संवेग से वेलोसिटी का क्या रिलेशन है। p1 इक्वल टू हो गया कैपिटल M इंटू वी, p2 इक्वल टू हो गया स्मॉल m इंटू वी। देयरफॉर p1 अपॉन p2 ये क्या होगा, कैपिटल M स्मॉल v डिवाइड बाय स्मॉल m स्मॉल v। v से v कैंसिल क्योंकि दोनों में v सेम है, ये सेम है दोनों। देयरफॉर p1 इक्वल टू p2 इंटू कैपिटल M, मतलब p1 की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन p2 इंटू m। इस डेरिवेशन से हमको ये जानकारी मिल रही है कि यदि दो वस्तुएं हैं और वो समान वेग से चल रही हैं तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से ज़्यादा होगा। ये एक लाइन का सवाल है, कई बार कुछ मैंने पुराने पेपर्स में देखा है। इसको क्लियर कर देता हूँ। एक बार एक सेकंड कंडीशन और इसमें ले रहे हैं हम। सेकंड कंडीशन क्या है, यदि दो वस्तुओं का संवेग एक सा है, सपोज फिर से उन्हीं को ले लेते हैं। पहली वस्तु जिसका मास है v m और वेलोसिटी अलग अलग है इस बार, इसकी वेलोसिटी कैपिटल V हो गई। दूसरी वस्तु जो हो गई, उसका मास है स्मॉल m और वेलोसिटी स्मॉल v। इसका संवेग है p और सेकंड का भी संवेग है p2, इसका है p1। कंडीशन ये है कि p1 इक्वल टू p2, मतलब दोनों के संवेग समान है, मोमेंटम सेम है। देयरफॉर कैपिटल M इंटू वी इक्वल टू स्मॉल m इंटू वी। अब इसका मतलब क्या है, कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इक्वल टू स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, मतलब स्मॉल v विल बी ग्रेटर देन कैपिटल V। अर्थात यदि दोनों वस्तुओं का संवेग समान होगा तो हल्की वस्तु का वेग भारी वस्तु के वेग से बहुत ज़्यादा होगा। ये छोटे से डेरिवेशन है दोनों, इनको याद रखना। अब हम आ जाते हैं न्यूटन का सेकंड नियम, न्यूटन्स
सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। इस लॉ के अकॉर्डिंग किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, अर्थात मूवमेंट चेंज का रेट उस पर आरोपित फोर्स के प्रोपोर्शनेट होता है। सपोज कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी। सपोज कोई वस्तु है, उसका प्रारंभिक वेग या इनिशियल वेलोसिटी स्मॉल u है और उसका मास m है, मास है स्मॉल m। देयरफॉर संवेग क्या होगा, p1 इक्वल टू m इंटू u। अब उस पर फोर्स अप्लाइड किया गया, इसी वस्तु पे कोई बल लगाया गया, तब इसका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो गई। पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन, आफ्टर फोर्स अप्लाइड करने के बाद इसकी मास तो सेम रहेगा, m इक्वल टू मास, लेकिन इसकी वेलोसिटी अब u से v बन जाएगी। इसको बोलो फाइनल वेलोसिटी, जो कि फोर्स अप्लाइड करने के बाद बनी है। देयरफॉर संवेग में चेंज क्या होगा, P2 इक्वल टू क्या होगा, अब m इंटू v। ये क्लियर हो गया। अब संवेग में चेंज क्या होगा, P2 माइनस P1। P2 माइनस P1 क्या होगा, P2 माइनस P1 हो जाएगा m इंटू v माइनस u। देयरफॉर डेल P इक्वल टू m डेल v। m और v क्या है, m और v क्या है, संवेग में चेंज है। अब दोनों का परिवर्तन की दर निकालना है, मतलब समय के साथ संवेग में क्या चेंज हो रहा है, डिवाइड बाय डेल टी कर दो, डिवाइड बाय डेल टी कर दो। तो डेल पी अपॉन डेल टी तो क्या बता रहा है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देयरफॉर डेल पी अपॉन डेल टी विल बी इक्वल टू m डेल वी अपॉन डेल टी इक्वल टू m। डेल वी अपॉन डेल टी क्या होता है, एक्सीलरेशन या त्वरण, वेलोसिटी में चेंज, त्वरण या एक्सीलरेशन। देयरफॉर m इंटू ए क्या होगा, डेल पी अपॉन डेल टी इक्वल टू हो जाएगा f। ये हमारा डेरिवेशन है। इस रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। यही है न्यूटन्स का सेकंड लॉ, नियम, और ये डिपेंड करता है संवेग या मोमेंटम पर। चलिए, न्यूटन का सेकंड नियम भी हो गया कंप्लीट। अब एक लास्ट थर्ड नियम और है छोटा सा, हाँ इसकी यूनिट में और ले लेता हूँ। अब आपको फॉर्मूला मिल गया है अभी इसी में, F इक्वल टू m इंटू ए। इसको दोबारा मैं डेरिवेशन कर ले रहा हूँ एक बार, कि जबकि आपको पता है कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल P अपॉन डेल T, या F is proportional to m इंटू ए। इसको कॉन्स्टेंट मान लो, F इक्वल टू के m इंटू ए। यहाँ के एक कॉन्स्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 किलोग्राम के लिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेटर के लिए 1 की वैल्यू होगी। के इक्वल टू 1, देयरफॉर F इक्वल टू एम ए। तो बल की यूनिट क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, बल की यूनिट होगी, m की यूनिट कितनी होगी, kg, और त्वरण की यूनिट या एक्सीलरेशन की यूनिट होगी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
तो ये हो गया 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टू सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू होगा 1 न्यूटन। तो ये हो गई बल की यूनिट 1 न्यूटन। ये इसकी एसआई यूनिट हो गई, बल की एसआई यूनिट हो गई न्यूटन। और बल की सीजीएचएस यूनिट के लिए क्या करेंगे, सीजीएस यूनिट के लिए क्या करेंगे, F इक्वल टू एम ए, यहाँ पे सीजीएस में ए कितना हो जाएगा 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जबकि हमारी एसआई यूनिट क्या है 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जबकि एसआई यूनिट से F इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको कन्वर्ट कर लो ग्राम में, ये हो जाएगा 1000 ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको इस यूनिट को बोलते हैं डाइन, DYEN। देयरफॉर ये हो जाएगा 1 न्यूटन, इन दोनों से इक्वेशन 1 और 2 से 1 न्यूटन हो जाएगा इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। चलिए न्यूटन का सेकेंड लॉ खत्म हो गया। एक छोटा सा नियम और है न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ। देखिए इस हिंदी में यह प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज ए अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक टेबल है, यहाँ पे एक मैंने बुक रख दी, ठीक है, टेबल बना देता हूँ। इसका वेट जो है W नीचे की ओर काम करेगा, ग्रेविटी के कारण ग्रेविटी बुक को टेबल से नीचे की ओर खींचेगी। इसके परपेंडिकुलर और एग्जैक्ट अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स करेगा R। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। फॉर एवरी एक्शन फोर्स देयर इज एन अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। सेम कंडीशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो सकती है। सपोज एक फोर्स F12 लेफ्ट से राइट की ओर वर्क कर रहा है, सेम उसका अपोजिट F21 राइट से लेफ्ट की ओर कार्य करेगा। यह है न्यूटन्स का थर्ड लॉ। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। चलिए ये न्यूटन के तीनों नियम खत्म हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे जुड़े न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। उसके पहले मैं एक जानकारी और दे दूं, हमारी एक वेबसाइट है www.networkcity.co.in और गूगल प्ले स्टोर में भी आप हमारा नेटवर्क सिटी ऐप डाउनलोड करके लॉगिन कर सकते हैं। इसमें आपको नीट और JEE दोनों के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ जो भी कैंडिडेट इसमें लॉगिन करते हैं उनके नंबर पे आपको ई नोट्स PDF फाइल्स 1200 से 12th की 1200 और 11th की भी लगभग 1200 पेजेस के NCERT बेस्ड PDF नोट्स, कलरफुल नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको व्हाट्सअप किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।
बाकी बचे हुए सिलेबस के साथ और न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू।